डॉक्टर करमवीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। प्यारे बच्चों, पिछली ऑनलाइन कक्षा में हमने न्यायिक पुनरावलोकन की सीमाओं के बारे में अध्ययन किया था। उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम न्यायिक पुनरावलोकन की आलोचना के बारे में चर्चा करेंगे या न्यायिक पुनरावलोकन की आलोचना का अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, न्यायिक पुनरावलोकन की विभिन्न तरीके से आलोचनाएं की गई हैं। तो उसमें जैसा कि अपन चर्चा करें, नंबर 1, रूढ़िवादी निर्णय। रूढ़िवादी निर्णय के संदर्भ में बताएं कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के संबंध में यह आलोचना की जाती रही है कि उसके निर्णय उच्च वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर दिए जाते हैं। गोलकनाथ, बैंक राष्ट्रीयकरण और प्रिव्यू पर्स के मामले में दिए गए निर्णय इस बात की पुष्टि भी करते हैं, ऐसा आलोचक कहते हैं। जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार कानूनों के संबंध में भी ऐसे ही निर्णय दिए गए, जबकि आवश्यकता इस बात की है कि न्यायालय प्रगतिशील समाज के निर्माण में व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका की मदद करें। दूसरा, आलोचकों ने यह बताया कि नंबर 2, संसद जन इच्छा का प्रतिनिधि है, न्यायपालिका का नहीं। संसद में जनता के प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, वे जन इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके बनाए गए कानूनों की न्यायाधीशों द्वारा समीक्षा प्रजातांत्रिक भावनाओं के प्रतिकूल है। तीसरा, अनावश्यक संघर्ष का कारण। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था संसद और न्यायालय के बीच अनावश्यक संघर्ष को बढ़ावा देती है। मुकदमेबाजी की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण कानूनों को लागू करना कठिन हो जाता है तथा कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच अनावश्यक तनाव व गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नंबर 4, न्यायिक निर्णय पर राजनीति का प्रभाव। इसमें हम कह सकते हैं कि न्यायिक निर्णय तटस्थ और निष्पक्ष होने चाहिए, पर वास्तव में ऐसा होना बहुत कठिन है। न्यायाधीशों की अपनी वैचारिक पृष्ठभूमि होती है। कानून की व्याख्या और निर्णय देते समय कहीं न कहीं विचारधाराओं का प्रभाव आ ही जाता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति की पद्धति में निर्णयों को प्रभावित कर सकती है। सिद्धांतः यह नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। व्यवहारतः प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति ये नियुक्तियां करता है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में इसके उदाहरण भी हैं, यद्यपि वे अपवाद स्वरूप हैं, तथापि इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, एक अपन आलोचना ये भी कह सकते हैं, न्यायिक निर्णय में समरूपता नहीं, कि सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान तथा कानून की व्याख्या करते समय अपने ही पूर्ववर्ती निर्णयों में परिवर्तन किया है। ऐसा आभास होता है कि निर्णय न्याय पर आधारित नहीं अपितु व्यक्ति या समूह के प्रभाव पर आधारित होते हैं। ऐसी स्थिति कानून और न्याय के प्रति अनास्था को जन्म देती है। दृष्टिकोण की भिन्नता से कानून की व्याख्या भिन्न हो जाती है। नेक्स्ट, न्यायालय द्वारा समीक्षाओं का अतिक्रमण। सरकार के जो अंग हैं, आप सभी को पता होगा कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों की भूमिकाएं भिन्न भिन्न हैं। तीनों के अपने निश्चित कार्य क्षेत्र और सीमाएं भी हैं।
एक कार्य क्षेत्र में दूसरे का हस्तक्षेप न केवल अनावश्यक है बल्कि अवांछनीय भी है। न्यायिक निर्णयों ने कभी कभी अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है। विशेषकर पिछले दिनों जो न्यायिक सक्रियता दृष्टिगत हुई है उसके सकारात्मक परिणाम तो आए हैं, पर न्यायपालिका के अत्यधिक प्रभावी हो जाने की तथा अपनी सीमा के अतिक्रमण की आशंका भी हो गई है। तो ये एक तरीके से न्यायिक पुनरावलोकन की आलोचकों ने आलोचनाएं की हैं। न्यायिक पुनरावलोकन का एक मूल्यांकन के संदर्भ में मैं आपको बताऊं कि उपरोक्त आलोचनाओं के बावजूद न्यायिक पुनरावलोकन के महत्व को नहीं नकारा जा सकता। अपना न्यायिक पुनरावलोकन का एक अलग ही महत्व है। कानून का शासन स्थापित करने में सर्वोच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, आप सभी को पता होगा। जब जब कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका ने अपनी सीमाओं से बाहर जाकर सत्ता पर प्रभाव जमाने का प्रयास किया तो न्यायिक पुनरावलोकन द्वारा उनकी सीमाएं बता दी गई कि आपकी क्या सीमाएं हैं, आप इस तरीके से नहीं कर सकते। संविधान के व्यवस्था और संरक्षक या रक्षक के रूप में भी न्यायिक पुनरावलोकन के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। संघ और राज्यों के बीच होने वाले विवादों के लिए एक निष्पक्ष और तटस्थ मध्यस्थ की आवश्यकता होती है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में भी सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका आवश्यक होती है। न्यायालय ने गोलकनाथ विवाद में निर्णय दिया था कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय पर व्यापक प्रतिक्रियाएं हुई। अंततः 24वें संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी उपबंध के संशोधन का अधिकार होगा। इस व्यवस्था के बावजूद न्यायपालिका ने मूल अधिकारों के संरक्षक की भूमिका निभाई, इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता। 1980 के मिनर्वा मिल्स विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद नागरिकों के मूल अधिकारों को संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। मौलिक अधिकार संविधान के प्राण हैं, अपरिहार्य अंग हैं। उसके स्वरूप में बहुत परिवर्तन करना संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन करने के समान होगा। न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के संरक्षक की भूमिका निभाई है, अतः इस क्षेत्र में न्यायिक पुनरावलोकन का महत्व अपने आप ही स्वयं सिद्ध है या स्वयं सिद्ध होता है। ये एक प्रकार से न्यायिक पुनरावलोकन की आलोचना या न्यायिक पुनरावलोकन का अपना एक महत्व, इसके बारे में अपन ने चर्चा की। धन्यवाद।